हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपको क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूं और मेरा आज का विषय है हाइड्रोस्फीयर। इससे पहले के 3 चैप्टर आपने जो ज्योग्राफी का पढ़ा है, पहला इन्वायरमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, दूसरा एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। आज मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताने वाला हूँ। आपको पता है कि जितने भी वाटर वर्ल्ड है यानी जल के स्रोत हैं, चाहे वो ओशंस हो, चाहे वो सीज हो, चाहे वो लेक हो, यहाँ तक कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है और जो जलवाष्प होते हैं, हवा में जो पानी की मात्रा होती है, सब के सब हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं। हाइड्रो का सीधा मतलब पानी से होता है। आप तो आज के चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेन टॉपिक हैं। उसमें पहला टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर, ओशंस एंड देयर सर्कुलेशन। दूसरा टॉपिक हमारा होगा द ओशन सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। तीसरा जो टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है टेम्परेचर ऑफ द ओशंस। और चौथा जो टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ओशन। आज के वीडियो में हम मेनली यही 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स एंड वेव्स, ओशन करेंट्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन एंड करेंट्स, इसके बारे में आपको बताएंगे। जो आज का पहला टॉपिक है हमारा है ओशन एंड इट्स सर्कुलेशन। देखिए, ओशंस के बारे में समझिए। ओशन कहते क्या है? जो लार्ज वाटर बॉडीज होता है उसको ओशंस कहा जाता है। आपको पता है हमारी धरती का 3 हिस्सा से ज्यादा पार्ट यानी 71% से ज्यादा जो लिथोस्फीयर है वो पानी से ढका हुआ है, कवर है। 3/4 ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वाटर। तो आप समझ गए होंगे महासागर क्या होता है। अब मैं बताऊंगा कि महासागर है कितने। देखिए, दुनिया में कुल मिलाकर के 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर जो है उसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। और दूसरा जो महासागर है वो है अटलांटिक ओशन, तीसरा है इंडियन ओशन, चौथा आर्कटिक ओशन और 5वां है साउदर्न या अटलांटिक ओशन। हम इन सभी ओशन के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आइए कुछ और बातें जो जुड़ी हुई है वाटर बॉडीज से उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। देखिए, जो धरती पर 71% पानी है और 29% जो है वो लिथोस्फीयर है। पानी का जो 100% वाटर है इसका 97% वाटर ओशन से आता है। समुद्र में तकरीबन 97% पानी है जो हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी के जो 3% पानी है इसमें से 2% पानी हमारे दोनों ध्रुवों पर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। सिर्फ 1% पानी जो है वो धरती पर है, लिथोस्फीयर है, जो मीठा पानी है और ये हमारे कंजम्पशन के लिए बस बहुत जरूरी है। हालांकि एक नई खोज आई है जिसके अनुसार करीब 700 किलोमीटर धरती के अंदर में पांचों महासागर में जितना पानी है उसका 3 गुना पानी धरती के अंदर पाया गया है। खैर, वह भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे जो 1% पानी है ये नदियों में है, ये झील में है, तालाब में है और यही अंडरग्राउंड वाटर भी है जिसका प्रयोग हम कई सारे कामों में करते हैं। पानी की उपयोगिता बतानी नहीं है। हर कहते हैं कि जल ही जीवन है। पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हवा के बाद दूसरा अगर कोई सबसे एसेंशियल कमोडिटी है, कोई चीज है हमारे लिए, तो वह पानी है। हम हवा के बगैर तो कुछ मिनट भी जी नहीं पाते हैं और पानी ऐसा है जिसके बगैर हम 2, 4, 5 दिन जी सकते हैं, इससे ज्यादा जी नहीं सकते।
और ये दोनों ही बहुत ही सस्ती है और हवा भी जहां जाते हैं मिल जाता है, पानी की भी कोई कीमत नहीं है। वो अलग बात है कि जब हम वाटर बोतल खरीदते हैं तो उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति ने इतना ज्यादा पानी हमें दे रखा है कि अगर हम सही ढंग से उसका उपयोग करें तो उसके लिए हमें कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है? देखिए, ये जो वाटर बॉडीज है, हालांकि मैं वाटर बॉडीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये भी उसी का पार्ट है। पानी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज होता है पानी का, साथ साथ का उपयोग होता है। तो बहुत सारे पर्पस जो हैं वो पानी से पूरे होते हैं। अभी हम देख रहे थे कि हमारा वाटर बॉडीज क्या है। आइए मैं उन पांचों महासागर के बारे में बताऊं जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। आपको पता है ये पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन के पश्चिम और इंडियन ओशन के पूरब का जो पूरा एरिया है उसको कवर करता है। अटलांटिक ओशन हमारा जो है ये 4 महादेशों से घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। कुछ पार्ट एशिया के भी यहाँ जुड़े हुए हैं। और अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है, यानी एस जो अल्फाबेट में आप पढ़ते हैं उस तरह का इसका डिजाइन है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग अटलांटिक ओशन है, क्योंकि ये 4 सबसे ज्यादा आबादी वाले कॉन्टिनेंट इसके चारों तरफ है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक ओशन का यूज करते हैं ये चारों महादेश के लोग। ठीक है। 5वां अटलांटिक ओशन को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन। इसके बाद तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा ओशन है उसको इंडियन ओशन कहते हैं। दुनिया में एकमात्र इंडियन ओशन ही है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और ये हमारे लिए गौरव की भी बात है कि भारत के नाम पर इसको हिंद महासागर कहा जाता है। और इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया। देखिए, दुनिया में सबसे हिंद महासागर में अगर किसी देश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है तो भारत की लगती है, इसीलिए इसको इंडियन ओशन कहते हैं। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इस हिंद महासागर के पार्ट है। अरेबियन सी जो भारत के पूर्व पश्चिम में है और बे ऑफ बंगाल जो भारत के पूर्व में है वो इसके पार्ट हैं, इंडियन ओशन के पार्ट है। चौथा जो है वो आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल की तरफ है। कनाडा, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, ये सब का जो ऊपर वाला पार्ट है आपको नॉर्दर्न पोल में, वहां पर आर्कटिक ओशन है। और 5वां अंटार्कटिक या सॉदर्न ओशन है जो सॉदर्न पोल के पास है। और मैं बता दूं अंटार्कटिक ओशन में मेनली पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन के वाटर हैं, पानी है। तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ये जो पानी है, वाटर बॉडीज है, वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ आप लोगों ने पूरे 5 महासागर के बारे में भी संक्षिप्त रूप से समझ चुके हैं। और हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं यह भी हम बता चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि दुनिया में कितना पानी कहाँ है। 97% समुद्र में, 2% दोनों ध्रुवों पर, और 1% जो है वो लिथोस्फीयर पर है। अब हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो है वाटर सर्कुलेशन के बारे में। हर चीज का सर्कुलेशन होता है, सर्कल होता है, उसी प्रकार से वाटर का भी सर्कल होता है। पानी जो समुद्र में है, नदियों में है, गर्मी के कारण इवापोरेट होता है, और वो इवापोरेट होकर के उसका जब वाष्पन होता है तो जब ऊपर जाता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। अब सवाल यह है कि संघनन क्यों होता है। देखिए, आपको पता होगा कि धरती से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं
हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो अगर हम 1000 मीटर 2000 मीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये भाप पानी के बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और सैचुरेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है। और ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जब होता है उसमें पानी की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब तेज हवा के कारण ये वो उसको संभाल नहीं पाती है और वो प्रिसिपिटेशन के रूप में धरती पर फिर से आ जाती है, यानी जहां से पानी चला था वहां पर फिर आ जाता है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? देखिए, प्रिसिपिटेशन का मतलब बरसन होता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब वर्षा होता है। अब ये वर्षा पानी के रूप में हो सकता है, ये वर्षा स्नो के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में अगर आसमान से नीचे गिरता है तो वो प्रिसिपिटेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जब धरती समुद्र से भाप बना, भाप से बादल बना, बादल से फिर पानी बन करके उसी जगह पर आ गया, ये जो पूरे साइकिल है इसी साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं। उम्मीद है कि आप वाटर साइकिल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप पिछले कई क्लास में इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है ओशन एंड इट्स सर्कुलेशन। ओशन के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ओशन क्या होते हैं। अब हम मेनली अब जो बताएंगे वो है सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, समुद्र में कई तरह के धाराएं बहती रहती है और इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा मैं करते चलूंगा। सबसे पहले देखिए, सैलिनिटी ऑफ वाटर होता है। समुद्र में जो पानी होता है वो खारा होता है। देखिए, 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक की मात्रा होती है एवरेज। इसको 1000% भी कहा जाता है। ठीक है, तो और मैं एक बात और ही बता दूं कि समुद्र में सभी जगह ये खारापन एक जैसा नहीं होता है। विभिन्न फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये खारापन अलग अलग ढंग का होता है। रीजन्स फॉर सैलिनिटी, ये खारेपन के रीजन क्या है? पहला रीजन है टेम्परेचर। देखिए, जब समुद्र के जिस पार्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है। जब पानी भाप बन के उड़ता है तो नमक की मात्रा, नमक जो होता है वो उसका वाष्पन नहीं होता है। पानी कम होगा और उसमें नमक ज्यादा होगा तो जाहिर तौर पर वो खारा ज्यादा होगा। दूसरा है प्रिसिपिटेशन। आपके पास एक गिलास, एक लोटा शरबत आप बनाते हैं। अगर एक आदमी, एक आपने सोचा कि हमको इसको पिला देना है, एक लोटा आपने शरबत बनाया है, कोई और एक आदमी आता है, आप उसमें एक गिलास पानी मिला देते हैं, क्या होगा? वो शरबत डाइल्यूट हो जाएगा, उसका मीठापन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चीनी नहीं मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। तो जब पानी इसमें ज्यादा मिलता है तो मीठापन कम हो जाता है। ठीक है, सेम यही बात होती है कि समुद्र में जो पानी है उसकी मात्रा बारिश होने के बाद बढ़ जाती है। अब जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उसका खारापन कम होगा, है ना, डिक्रीज होगा। ये समझना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। तीसरा है रिवर ड्रेनिंग इनटू द सी और ओशन। जब बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं, आप अमेजन रिवर जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जब ये समुद्र में मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशन में मिलती है, तो वहां का पानी में सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी? जाहिर तौर पर कम होगी, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में पानी, मीठा पानी खारे पानी से मिल रहा है, तो वहां पर वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्या होगा? उसके खारापन कम हो जाएंगे। तो एक बड़ा कारण यह है कि रिवर्स ड्रेनिंग
यानी समुद्र में जो नदियों की ड्रेनिंग होती है वहां पर अन्य जगहों की अपेक्षा खारापन कम पाया जाता है। चौथा होता है एटमॉस्फेयर एंड विंड डायरेक्शन। जो वायुदाब होता है और जब हवाएं चलती हैं तो उससे भी वहां के पानी में हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, वहां पर प्रेशर बन जाता है और या तो पानी की मात्रा कम हो जाती है या बढ़ जाती है। देखिए वायुदाब से होता क्या है, जब समुद्र में गर्मी पड़ती है तो वहां पर लो प्रेशर वेल्ट बन जाता है, हवाएं हल्की हो जाती हैं और वह उड़ना शुरू कर देती है। जब हवाएं उड़ती हैं तो वहां पर ठंडी हवाएं उस जगह को भरने के लिए आती है। इस कारण से वहां पर एक चक्र बन जाता है जिसको साइक्लोन कहा जाता है। और जब हवाएं वहां पर से उड़ती हैं फिर तो वो हवा पानी लेकर के उड़ती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से सैलिनिटी वहां क्या हो जाएगा, रेनफॉल, बारिश हो या प्रेशर, एयर प्रेशर हो, तो इन सब कारण के उसकी सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो पांचवा है सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट आल्सो इफेक्ट सैलिनिटी। समुद्र के अंदर में जो जलधाराएं बहती हैं उसके कारण भी सैलिनिटी प्रभावित होती है। आपको पता है कि वह क्षेत्र, समुद्र का वह क्षेत्र जो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, वहां पर क्या होता है कि पानी इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाता है। आपको पता है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में, टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो जब गर्म जगह से पानी चलेगी तो पानी भी गर्म रहेगी ना, तो वो गर्म पानी कहां जाएगी, पोलर रीजन की तरफ से। और जब पोलर रीजन से अगर कोई हवा चलती है, पानी जलधाराएं चलती हैं इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, तो जाहिर तौर पर वो क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो गर्म पानी का करंट पैदा करता है और उसमें जो सैलिनिटी होती है खास करके वेस्टर्न कोस्टल रीजन में वो ज्यादा होती है। इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अमेरिका के, वो जो अल सल्वाडोर करंट जो होता है वहां पर सैलिनिटी कम होती है क्योंकि वहां ठंडी जल धाराएं आती है। यूं समझ लीजिए कि जब पानी पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की ओर जाएगी तो वो कहां से पानी आ रहा है, जो बर्फ के पिघलने से पानी आ रहा है। तो बर्फ का पानी मीठा होता है, जाहिर तौर पर ठंडी जो जलधाराएं होंगी वो उसमें सैलिनिटी कम होगी और जो गर्म जलधाराएं होंगी उसमें सैलिनिटी ज्यादा होगी। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो गर्म जलधाराएं होंगी तो गर्मी के कारण वहां भाप बनकर उड़ भी रहा है। हमने टेम्परेचर के जो टॉपिक चर्चा भी की थी, तो वहां पर उसमें सघनता ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो सघनता ज्यादा होने के कारण नमक ज्यादा है, लेकिन जो पोलर रीजन से आ रहा है उसमें पोलर रीजन का पानी उसे मिल रहा है, वो ठंडा है और उसमें वहां पर कोई वाष्पन नहीं हो रहा है, इवापोरेशन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, वो पानी जो ठंडा वाला पानी होगा, जो कोल्ड वाटर करंट होगा, ये क्या होगा, इसमें सैलिनिटी कम होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि समुद्र में सैलिनिटी जो होता है, खारेपन होता है, उसके प्रमुख फैक्टर कौन कौन होते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर affect the salinity of water in the ocean। कोई भी समुद्र में जो पानी होता है उसको इफेक्ट करने के जो कारक होते हैं वो यही 5 कारक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओशन सर्कुलेशन, वेव्स, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, लीप टाइड्स,
और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स एंड वेव्स, सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन एंड ओशन करंट, ये सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।